हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। पार्लियामेंट चैप्टर हम कर रहे थे और बजट इन पार्लियामेंट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब बजट जो है वो बहुत वेरी 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 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, लेकिन कैच क्या है, बजट जो है, बर्ड आपका जो वर्ड है बजट वो मेंशन्ड ही नहीं है। इट्स नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, लेकिन ये है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। बजट में जब आएंगे कि लेइंग ऑफ द टेबल होता है, फिर डिस्कशन होता है, किस प्रकार के होते हैं, वो सारी चीज़ें जानेंगे। बट उससे पहले हमें देखना है कि बजट होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब देखिए, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रेफ़र करता है बजट को एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपकी ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपको कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि बजट का दूसरा नाम क्या है, तो उसको कहते हैं हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, ऐसा कैसे, बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताता हूँ। सपोज हमारा जो, वैसे अभी बजट पे नहीं जाते, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 मंथ का लेते हैं। ठीक है, एनुअल का मतलब क्या होता है, 1 ईयर। चलिए 1 ईयर का ही ले लेते हैं। सपोज़ मेरा ईयर जो है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। ठीक है जी, ये मैं अपना लेके रह रहा हूँ। बजट जो है उसका जो टाइम पीरियड है वो हम बाद में देखेंगे कि उसमें कौन सा टाइम पीरियड है, उसका टाइम पीरियड डिफरेंट रहता है। ठीक है जी, तो सपोज़ हमने ये 1 साल का ले लिया। ठीक है, अब इस 1 साल में मेरे अंडर जो हैं 5 से 6 मिनिस्ट्रीज़ हैं। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मेरे अंदर 5 से 6 मिनिस्ट्रीज़ हैं और मैंने हर मिनिस्ट्री को, किसी को 1 करोड़, किसी को 2 करोड़, किसी को 3, किसी को 4, ऐसे 5 करोड़ करके दिए थे। ठीक है जी, सारी मिनिस्ट्री को खर्चे करने के लिए। अब होता क्या है कि हर ये 5 से 6 मिनिस्ट्रीज़ ने खर्चा करा। इसने 1 करोड़ खर्चे से 50 लाख किए, इसने 2 करोड़ का 2 करोड़ कर दिया, इसने 3 करोड़ में से 1.5 खर्चे, इसने 4 में से 2 खर्चे, ऐसे ऐसे करते। सपोज़ इधर मैंने 30 करोड़ दिया था और ये पूरा आपका एक्सपेंडिचर वगैरह रिसीप्ट निकल के देखा कि 22 करोड़ हुआ है। ठीक है जी, अब ज़रूरी नहीं है कि 22 करोड़ जो खर्चा हुआ है, अब इस डिपार्टमेंट को मैंने 5 करोड़ दिए थे, लेकिन इसके खर्चे जो हैं वो 8 करोड़ आ गए। ठीक है जी, अब 8 करोड़ आ गए तो आपके पास बजट तो 5 का था, 8 कैसे हुए हैं, तो एक्स्ट्रा 3 करोड़ का कैसे हुआ। मतलब ये सारा का सारा आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, रिसीप्ट्स वगैरह हैं, वो सब कुछ जो है वो आपको देखना पड़ता है। और ही ज़्यादा स्पष्ट भाषा में कहें तो हम जैसे मिडिल क्लास में रहते हैं, तो जब आपका मंथ एंड होता है तो हमारी मॉम्स जो होती हैं वो देखती हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ खर्च हुई हैं। हमारे बैंक स्टेटमेंट्स भी देखते हैं। ठीक है जी, और बाकी चीज़ें भी देखते हैं। तो ये एक जैसे हमारा घर पे हाउस होल्ड में बजट देखते हैं कि हाँ ये चीज़ इतने में है, या फिर हमें नेक्स्ट मंथ फ्रिज लेना होता है, अच्छा ठीक है उसका 25,000 लगना है एक्स्ट्रा, तो वो कहाँ से आएगा। या फिर हमें गाड़ी लेनी होती है तो लोन लेना होता है। ठीक है जी, या फिर हमें गोल्ड लेना होता है तब भी कुछ करना होता है, या घर पे शादी है, मैरिज है, उसका भी देखना है। या फिर कई बार क्या होता है कि अनफोर्सिन चीज़ें आ जाती हैं कि किसी की बहुत हेल्थ इश्यूज़ आ गए हैं। ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ आ गए हैं तो फिर वो पैसा कहाँ से आता है। तो जैसे देखिए, बिल्कुल एक छोटे से घर पे चीज़ें होती हैं ना, और उसमें बजट का काम चलता है। उसी चीज़ को अगर हम बहुत बड़े पैमाने पे कर देंगे, ठीक है जी, तो वो बजट आ जाएगा। अब डिफरेंस क्या है कि हमारे यूजुअली मदर्स या फादर्स देखते हैं, यहाँ पे हमारे फिर फाइनेंशियल जो टूल्स हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, हमारे जितने भी आपके बाकी जितने भी आपके आईएएस हो गए, या फिर आपके बाकी जितने भी प्रेस्टिजियस पब्लिक ऑफिसर्स हो गए, वो इन सब में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और आपको पता ही होगा कि जब बजट बनाना होता है तो उससे पहले जितने भी आपके 15 से 20 जो लोग हैं, वो एक कढ़ा सेरेमनी होता है। ठीक है जी, हलवा सेरेमनी होता है, और उसके बाद जब तक बजट प्रेजेंट नहीं किया जाता वो 20 से 25 दिन जो है वो एक कमरे में रहते हैं, उनके बाकी दुनिया से कम्युनिकेशन बिल्कुल कटा होता है।
ठीक है। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मतलब एक आइडिया लग जाए कि हाँ बजट होता क्या है, ठीक है। क्योंकि अभी बजट जो है वो काफ़ी लंबा जाने वाला है पार्लियामेंट के बीच में ही, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे, ठीक है। देखिए अब ये क्या लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड्स टर्म बजट हैज़ नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी जो हमने बोला था। और इसका पॉपुलर नेम क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 112 में। तो अगर बजट का नाम तो आपका दिया नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में दिया हुआ है, जिसको हम बजट भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए बजट होता है क्या है। बजट एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है जी, ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स, किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, किस में, इन अ फाइनेंशियल ईयर। देखिए अब फाइनेंशियल ईयर मैंने जो बनाया था वो जनवरी टू दिसंबर बनाया था, बट हमारा फाइनेंशियल ईयर कैसे स्टार्ट होता है, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है, ठीक है जी। तो अमूमन हमने ये भी देखा होगा, एक वैसे आउट ऑफ द बजट है, ठीक है जी, मतलब दिस इज़ आउट ऑफ द बजट, ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ। बट आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि आपके जितने भी चालान्स होते हैं, ठीक है जी, वो 31 मार्च को बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोजिंग करनी होती है, ठीक है। एनीवे चलिए अब इन एडिशन क्या है, इन एडिशन टू एस्टिमेट्स ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर बजट कंटेन्स सर्टन अदर एलिमेंट्स एज वेल, ठीक है जी। मतलब कि रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर के अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी आते हैं, ठीक है जी। अब बजट में क्या क्या आता है वो देखते हैं। ओवरऑल बजट कंटेन्स फॉलोइंग, वो क्या क्या है, एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है जी, एक रेवेन्यू का एस्टिमेट क्या है, एक कैपिटल रिसीप्ट है उसके बारे में। अब उसमें वेज मीन्स टू रेज द रेवेन्यू, ये भी आता है। अब देखिए सपोज़ हमारे जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने बता दिया सर इतना खर्चा हुआ, ठीक है जी, और इतने हमारे पास पैसे बचे, ये तो 2 चीज़ें बताती। बट मिनिस्ट्री को ये भी बताना पड़ता कि सर हम ना ये चीज़ कर सकते हैं कि हमारा जो कैपिटल है या हमारे जो रेवेन्यू वो कैसे बढ़ सकता है। अब देखिए आपके वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, आपका ONGC है, PSUs हैं, ठीक है जी, अब प्रॉफिट भी बनाते हैं ये, तो उनके पास ये भी होना चाहिए हाउ टू रेज रेवेन्यू, कि ये कहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकें, ठीक है जी। तीसरा क्या होता है, एस्टिमेट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर, मतलब कि जितना भी खर्चा हुआ है उसके एस्टिमेट क्या है। फिर क्या आता है, डिटेल्स ऑफ एक्चुअल रिसीप्ट, एक्चुअल रिसीप्ट जो आपकी आ गई हुई है कि अच्छा ये चीज़ें हुई हैं, उसकी डिटेल्स भी आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सर 3 करोड़ खर्च हो गए, उसका डिटेलिंग आनी चाहिए कि सर 3 करोड़ कहाँ कहाँ खर्च हुआ, सर यहाँ 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 यहाँ, ये छोटी 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 चीज़ें जो है वो बताना पड़ते हैं, ठीक है। और एक्सपेंडिचर ऑफ क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर एंड रीज़न फॉर एनी डेफिसिट, कि डेफिसिट मतलब कितनी कमी क्यों रही, या फिर सरप्लस मतलब इतना ज़्यादा क्यों रहा, वो एक एक डिटेल जो है वो बतानी पड़ेगी। और ये क्यों बतानी पड़ती है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी है किसके प्रति, पार्लियामेंट के प्रति। पार्लियामेंट की प्रति का मतलब क्या है, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स पीपल, क्योंकि ये जो सारा का सारा पैसा है ये पीपल्स मनी है, ये टैक्सेस के थ्रू है, तो अकाउंटेबिलिटी आती है। तो देखिए बजट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं 5वां पॉइंट क्या है कि इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर, ठीक है जी। अब हमने देख लिया कि सर ऐसे ऐसे खर्चा हुआ, इसलिए खर्चा हुआ, अच्छा इतने सरप्लस थी, सर ऐसे बढ़ा सकते हैं। फिर अब ये सारी चीज़ों के बाद आगे का भी देखना है कि ठीक है सर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी हमारी ये रहेगी अगले साल के लिए, ताकि इस हिसाब से चीज़ें करें। और टैक्सेशन प्रपोजल्स जो हैं कि टैक्स स्लैब में कैसा होना चाहिए, या फिर प्रोस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू वो कैसा होना चाहिए, या हमारे सर स्पेंडिंग प्रोग्राम्स कैसे रहेंगे कि अच्छा पिछले साल ज़्यादा किया था, इस साल हम थोड़ा कम करेंगे, उस टाइप से है। और फिर नई स्कीम्स और प्रोजेक्ट जो हैं उसकी इंट्रोडक्शन भी करनी कि सर हमने ये नई स्कीम लेके आए हैं, ये प्रोजेक्ट है, ये सब कुछ करना है, तो वो सब कुछ है। अब देखिए दोस्तों 2017 से पहले क्या होता था, हमारे ना बजट 2 प्रकार से होते थे, एक नॉर्मल बजट होता था और एक रेलवे बजट होता था। नॉर्मल बजट में आपको यूनियन ऑफ इंडिया का आता था सारा का सारा, और रेलवे का ना बिल्कुल अलग से आता था, ठीक है जी। और अब ये क्या हुआ 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेलवे बजट और जनरल बजट को
इकट्ठे कर दिया, मर्ज कर दिया, दोनों को इकट्ठे कर दिया। इसलिए अब सिर्फ एक ही बजट आता है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी यूनियन बजट में सिर्फ एक ही बजट आता है। रेलवे को एक्सक्लूड कर दिया है, अब उसको एक्सक्लूड नहीं किया है, इंक्लूड कर दिया है, और इनको अब नॉर्मल बजट पे ले आए हैं। ठीक है, अब हम ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या होते हैं। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें फॉलोइंग प्रोविजंस है विद रिगार्ड टू इनैक्टमेंट ऑफ बजट। ठीक है जी, अब देखिए पहली क्या है कि द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर ऊपर हमने देख लिया है, प्रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड, ठीक है जी, लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर। मतलब कि अपने हमारे जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमारी, ठीक है दोस्तों, वो ले कौन करेंगे? द प्रेसिडेंट। ठीक है जी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कौन ले करेंगे? प्रेसिडेंट। और इसके बाद वोट ऑफ थैंक्स भी होता है। ठीक है, वो हम किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे, बट इसके बाद वोट ऑफ थैंक्स भी होता है और एक नॉर्मल प्रोसीजर है। ठीक है जी, तो प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो करते हैं हमारे क्या, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ले करते हैं। अब क्या क्या है इसमें कि नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब कि किसी भी ग्रांट के लिए आपकी डिमांड नहीं कर सकते जब तक कि प्रेसिडेंट साहब की रिकमेंडेशन ना हो। तो ये है। दूसरा क्या है, नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी नहीं विड्रॉ किया जाएगा जब तक कि प्रॉपर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ नहीं होती है, कि विड्रॉल की भी अप्रोप्रिएशन होती है, ऐसे नहीं कि मांग लिया और मिल गया। हर चीज़ का एक तरीका होता है और वो तरीका जो है मेड बाय लॉ है, जब वो लॉ के अकॉर्डिंग होगा तभी वो बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नो मनी बिल इम्पोजिंग टैक्स शैल बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट। देखिए, टैक्स से रिलेटेड कोई भी मनी बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। कब तक? जब तक कि रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं होती है। ठीक है जी, मतलब कि आपकी रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट बहुत बहुत ज़रूरी, इसके बिना टैक्स से रिलेटेड कोई भी मनी बिल नहीं लिया जा सकता। और ऐसा बिल जो है वो राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता, ये सिर्फ लोकसभा में हो सकता है। तो मनी बिल जो है जो इम्पोजिंग टैक्स पे है, देखिए हमने पिछले लेक्चर्स में किया हुआ है। ठीक है, वो आपका जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, देखिए नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो मतलब कि आप ऐसे ही नहीं है कि हर किसी से कोई भी टैक्स ले सकते हैं। कोई भी टैक्स लेवाइड या कलेक्ट तभी किया जा सकता है जो कि अथॉरिटी ऑफ लॉ के हिसाब से है, स्टैट्यूट में दिया हुआ है, ऐसे रैंडमली नहीं किया जा सकता है। ठीक है जी, अब देखिए पार्लियामेंट जो है वो रिड्यूस और अबॉलिश अ टैक्स, पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश अ टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट। देखिए ये एक स्टेटमेंट है और इसके लिए अगर करना भी, इंक्रीज़ करना भी होगा तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। ठीक है जी, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफ़ाइन किया है रिलेटिव रोल्स, किस चीज़ के? रिलेटिव रोल्स और पोजीशन किसके? दोनों हाउसेस के, विद रिगार्ड टू एनैक्टमेंट ऑफ द बजट। ठीक है जी, अब वो क्या है वो जानते हैं हम कि क्या रोल्स और पोजीशंस हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि एक मनी बिल या फाइनेंस बिल जो है जो कि टैक्सेशन से डील करता है, मनी बिल और फाइनेंस बिल डीलिंग विद टैक्सेशन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। ये देखिए राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार है? ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का अधिकार है। इट मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। ठीक है जी, और राज्यसभा हैज़ नो पावर टू वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स। मतलब कि राज्यसभा के पास डिमांड फॉर ग्रांट्स की पावर नहीं है, वो ग्रांट्स नहीं मांग सकती। ठीक है जी, ये एक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है किसका? लोकसभा का। ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है लोकसभा का। और राज्यसभा को क्या करना होता है? देखिए हमने पढ़ा भी था और देखा भी था कि राज्यसभा को मनी बिल जो है या फाइनेंस बिल भी कह सकते हैं,
लोकसभा को 14 डेज़ में वापस करना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। 14 डेज़ का टाइम पीरियड है और ये वापस करना ही पड़ेगा। और लोकसभा जो है या तो वो एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है रिकमेंडेशंस जो राज्यसभा ने दी है। मतलब वो लोकसभा पे है कि एक्सेप्ट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है जी। लेकिन 14 दिन में आपको राज्यसभा को वापस करना ही पड़ेगा। तो इसमें आपकी बेसिकली लोकसभा की ज़्यादा चलती है, किसमें, मनी बिल या फिर फाइनेंशियल बिल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब जो हमारे एस्टिमेट्स हैं, एस्टिमेट्स किसके, एक्सपेंडिचर जो हैं इन बजट शैल शो सेपरेटली। मतलब आपके जितने भी एस्टिमेट्स बने हुए हैं बजट के वो सेपरेटली दिखाने पड़ेंगे, ठीक है जी। कहाँ पे, जो कि हमने चार्ज किए हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो अलग से दिखाने पड़ेंगे। और जो एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो हैं हमें बिल्कुल अलग से दिखाने पड़ेंगे। हाँ जी, ऐसे ऐसे चार्ज जो चार्ज किए हुए हैं। अब देखिए, दो टाइप के होते हैं, एक तो चार्ज होते हैं और एक एक्सपेंडिचर मेड होते हैं, वो आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है जी। The budget shall distinguish expenditure on revenue accounts from other expenditure। मतलब जो रेवेन्यू अकाउंट से हैं वो अलग से दिखाने हैं और दूसरे एक्सपेंडिचर हैं वो अलग से दिखाने हैं। ये बजट के बारे में दिया हुआ, ठीक है जी। अब देखिए, एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड शैल नॉट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है जी। मतलब कि जो हमारे एक्सपेंडिचर चार्ज किए हैं कंसोलिडेटेड फंड से वो वोट ऑफ पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, लेकिन ये डिस्कशन के लिए ओपन है, ठीक है। तो ये आगे हमारे कंसोलिडेटेड फंड से, ठीक है। अब चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में हमने बड़ा बात करा है, तो उसके बारे में देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है। अब चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में देखते हैं। अब बजट जो है वो दो प्रकार के एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता है। ये देखिए, द एक्सपेंडिचर चार्ज्ड किस पे, अपॉन कंसोलिडेटेड फंड, ये पहला आ गया। और एक्सपेंडिचर मेड, एक होता है चार्ज्ड मतलब कि लिया है, और एक मेड मतलब कि करा है, ठीक है जी, फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब एक्सपेंडिचर चार्ज के बारे में देखते हैं क्या होता है। अब चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है कि नॉन वोटेबल मतलब इस पे वोट नहीं किया जा सकता। ये नॉन वोटेबल बाय पार्लियामेंट है, दैट इज़ इट कैन ओनली बी डिस्कस, मतलब इसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन दूसरे वाले जो हैं उस पर वोट करना पड़ता है। दूसरे वाले जो एक्सपेंडिचर जो है उस पर हमें वोट करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, इसके थोड़े से देखते हैं। अब नो वोटिंग टेक्स प्लेस फॉर दिस अमाउंट, ठीक है जी। चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें, इसमें नो वोटिंग जो है वो नहीं होती है, और जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से स्पेंड हुआ है, नो वोटिंग इज़ अलाउड। पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है जी। अब ये दीज आर पेड वेदर और नॉट द बजट इज़ पास, मतलब ये आपके पेड ही माने जाते हैं चाहे बजट पास हुआ है कि नहीं, ठीक है जी। अब आप देखिए कौन कौन से आते हैं इसमें। एमोलमेंट अलाउंसेस एक्सपेंडिचर किस किस के, प्रेसिडेंट के हो गए, उनके ऑफिस के हो गए, सैलरीज होगी, अलाउंसेस हो गए हमारे चेयरमैन के, डिप्टी चेयरमैन के, राज्यसभा के स्पीकर के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीएजी डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये इस पे आते हैं, ठीक है जी। तो मतलब कि ये तो आपके पेड ही हैं, मतलब इनमें कोई आपके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑलरेडी स्टैट्यूट में दिए हुए हैं, ठीक है जी। अब और दूसरा एक्सपेंडिचर, चार्ज एक्सपेंडिचर का क्या है, डेप्ट चार्जेस। डेप्ट चार्जेस किस क्या होते हैं, मतलब उधारी किसकी, गवर्नमेंट की जो ली हुई है, गवर्नमेंट वाली जो उधारी है वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर में आती है। और ये दीज आर नॉट वोटेड, क्यों, क्योंकि दीज पेमेंट्स आर डीम्ड ग्रांटेड बाय द स्टेट, मतलब कि इसकी जो गारंटीड है, गारंटीड जो है वो स्टेट लेती है। तो अब स्टेट ने गारंटी ली हुई है तो फिर उसमें कोई आपके मतलब कि ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है जी। इवन दो वोटिंग डज नॉट प्लेस, लेकिन डिस्कशन जो है वो दोनों हाउसेज में किए जा सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, हम देखते हैं लिस्ट जो है, लिस्ट ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर किस पे आते हैं, ठीक है जी। अभी देखिए, एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू हिज ऑफिस, मतलब प्रेसिडेंट साहब के सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अभी देखिए, सारे के सारे ना आपके प्रोटोकॉल के हिसाब से वो लिखे गए हुए हैं। अब चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, अब चेयरमैन आपको पता है कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट,
तो प्रेसिडेंट के बाद देखिए वाइस प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है जी। अब देखिए सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशंस किसकी, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पेंशंस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अब देखिए सैलरी नहीं लिखा है इस पर, जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सैलरीज जो होती हैं किसकी, सैलरीज ऑफ हाई कोर्ट, वो कहाँ से चार्ज होती हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है। और देखिए सैलरी अलाउंसेस पेंशन ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी। सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ यूपीएससी मेंबर्स। ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीएजी और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंक्लूडिंग द सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशंस सर्विंग इन द ऑफिसेस। मतलब यूपीएससी के भी जो हैं आपके कंसोलिडेटेड फंड से आते हैं। अब देखिए डेप्ट चार्जेस के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है जी। ये क्या है, इसमें आपकी कोई गारंटर जो होता है वो कौन होता है, स्टेट ही होता है, तो नॉन वोटेबल आता है। ठीक है जी। अब लिखा है एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और एन अवार्ड ऑफ कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है जी। कोई इस टाइप का सम जो कि रिक्वायर्ड है किसके लिए, जजमेंट, डिक्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इसका भी आप जो है वो चार्ज नहीं करते हैं। और कोई भी एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट टू बी सो चार्ज, मतलब कि पार्लियामेंट अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि आपके चार्ज एक्सपेंडिचर में डाल देता है तो उसको भी हम उसी में ही डालते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका जो बजट से पहले वाला जो चैप्टर है, क्योंकि बजट अब जब हम स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें हम प्रॉपर डिटेलिंग में जाएंगे कि हाँ जी किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे कैसी चीज़ें ले की जाती हैं, टेबल होते हैं, उसके सारे प्रोसेस हैं, मोशंस वगैरह, वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप सब सही हैं। टेक केयर।